हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12th की बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में हम लेसन 6 का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लेसन 6 का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे और इस पार्ट 2 में जल अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जल अवशोषण होता है दो प्रकार का होता है। एक तो निष्क्रिय, जिसे निश्चेष्ट भी कहते हैं, और दूसरा होता है सक्रिय जल अवशोषण। अब ये निष्क्रिय जल अवशोषण क्या है कि ऐसा जल अवशोषण जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? निष्क्रिय जल अवशोषण। और जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? सक्रिय जल अवशोषण। आइए इधर देखते हैं क्या है निष्क्रिय जल अवशोषण। तो ऐसा जल अवशोषण जिसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता, इसमें ऊर्जा की, निष्क्रिय में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसे दोस्तों क्या कहते हैं? निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्क्रिय जल अवशोषण। इसमें क्या है कि इसमें जल का अवशोषण जो होता है अत्यधिक, वो वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। किसके कारण? वाष्पोत्सर्जन के कारण जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। किसके कारण होता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन हम जानते हैं क्या होता है। अब इसकी क्रियाविधि देखिए क्या है वाष्पोत्सर्जन। इसमें निष्क्रिय में क्रियाविधि पत्तियों की सतह से, किसकी सतह से? पत्तियों की सतह से वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों की कोशिकाओं में, किसमें? पत्तियों की कोशिकाओं में एक चूषण दाब उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एक चूषण दाब उत्पन्न होता है जो जल को खींचने में क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पत्तियों में, तो क्या होता है कि उस समय पत्तियां जल का अवशोषण यानी जल को खींचती है, और जब वो उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो एक दाब उत्पन्न होता है जिसे दोस्तों क्या कहते हैं? चूषण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? चूषण दाब। ये चूषण दाब क्या काम करता है? जल का अवशोषण करता है। क्या करता है? इस चूषण दाब के कारण जल ऊपर की ओर क्या होता है? खींचकर आता है। क्या होता है? जो जल को खींचने में क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। तो ये दोस्तों क्या हो गया आपका? निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण में अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है? अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण इनमें पत्तियों में चूषण दाब उत्पन्न होता है। पत्तियों के वाष्पोत्सर्जन के कारण इनकी जो कोशिकाएं होती है उनमें चूषण दाब के कारण जल का क्या होता है? अत्यधिक क्या होता है? खींचने में, अवशोषण करने में उनकी क्या करता है? मदद करता है। दूसरा हम जो पढ़ रहे हैं सक्रिय जल अवशोषण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सक्रिय जल अवशोषण। तो ऐसा जल अवशोषण जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? सक्रिय जल अवशोषण कहलाता है। उदाहरण क्या हो जाएगा? मूल दाब द्वारा जल का क्या होना? अवशोषण होना। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल से मूल दाब के बारे में, तो इसमें उदाहरण आपका यही रहेगा। मूल दाब द्वारा जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण। अब इसमें हमने नोट में एक बात लिखाई है कि सक्रिय जल अवशोषण द्वारा 2 से 4% जल का अवशोषण होता है, और जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा 96 से 98% जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। ध्यान देना कि सक्रिय जल अवशोषण द्वारा कम जल का अवशोषण किया जाता है। कितने से? 2 से 4%। और निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा 96 से 98% जल का क्या होता है दोस्तों? अवशोषण होता है। एक बार इसे दोबारा से आप समझ लीजिए कि निष्क्रिय में क्या होता है? कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और सक्रिय में क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निष्क्रिय जल अवशोषण में क्या होता है कि अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। तो जब अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण तो पत्तियों की कोशिकाओं में एक दाब उत्पन्न होता है, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं? चूषण दाब कहते हैं। तो ये चूषण दाब क्या काम करता है? जल को ऊपर की ओर खींचने में क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? मदद। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको एक बार समझ आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12th की बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों पादपों में हम अवशोषण, जल अवशोषण के पथ पढ़ेंगे। किस प्रकार पादपों में जल अवशोषण होता है। तो आपकी हेडिंग क्या रहेगी? पादपों में जल अवशोषण के पथ या मार्ग। तो दोस्तों, पादपों में जो जल अवशोषण के पथ होते हैं, 3 पथ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है एपोप्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट पथ। नंबर 2 होता है दोस्तों सिम्प्लास्ट पथ। और नंबर जो 3 होता है आपका रसधानीय पथ होता है। इसको निर्जीव पथ कहते हैं और इसको दोस्तों सजीव पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको निर्जीव पथ कहते हैं और इसको सजीव पथ कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इन तीनों पथों के बारे में चर्चा करेंगे चित्र के द्वारा। तो सबसे पहले जो जल का अवशोषण करते हैं दोस्तों, वो मूल रोम करती है। कौन करती है? मूल रोम करती है। उसके बाद जो जल है बाह्य त्वचा, एक कोशिका ले लेते हैं। बाह्य त्वचा, वल्कुट, एंडोडर्म और परिरंभ से होता हुआ कहां पर चला जाता है? जाइलम में चला जाता है। कहां पे चला जाता है? जाइलम। एक यहाँ पे लिख देता हूं विक्रम। मूल रोम, बाह्य त्वचा, वल्कुट, एंडोडर्म, एंडोडर्मिस, परिरंभ और आपका लास्ट क्या है? जाइलम। यहां तक ये क्रम होता है जल अवशोषण का। मृदा जल में से मूल रोम जल का क्या करती है? अवशोषण। और अवशोषण करने के बाद बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा से वल्कुट में, एंडोडर्म, परिरंभ और परिरंभ से जाइलम। तो इधर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एपोप्लास्ट पथ पढ़ रहे हैं, निर्जीव पथ। तो एपोप्लास्ट पथ क्या होता है कि ऐसा पथ जिसमें जो जल है वो कोशिका भित्ति और जो अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं उनके मध्य से होकर जल जाइलम तक जाता है, तो उसे एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर ये मृदा जल है और जल का क्या कर रही है? मूल रोम अवशोषण कर रही है। यहां से जल अवशोषित होता हुआ यह कोशिका भित्ति और ये आपके क्या है? अंतराकोशिकीय अवकाश, इनमें से होकर जल, ये जल जा रहा है इनमें से किस किस के मध्य? कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। क्या होती है? निर्जीव होती है कोशिका भित्ति। और अंतराकोशिकीय अवकाशों से होकर दूसरी कोशिका तक पहुंचता है। तो ऐसे पथ को क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट। यहाँ पर आकर, एंडोडर्म में आकर दोस्तों, यहाँ पर हमने पढ़ा है 11th क्लास में, केस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? केस्पेरियन पट्टियां। ये अपारगम्य होती हैं। क्यों होती हैं? ये सुबेरिन के जमाव के कारण क्या होती हैं? ये अपारगम्य होती हैं जल के लिए। तो यहां से जल जो है इस कोशिका झिल्ली में से पार होकर, इसको यहां से पार होकर, और जल कहां तक पहुंच जाता है दोस्तों? जाइलम तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? जाइलम तक पहुंच जाता है। तो ये जो आपका पथ है, मूल रोम अवशोषण कर रही है। अवशोषण यानी कोशिका भित्ति और ये अंतराकोशिकीय अवकाश, ये क्या है? एक कोशिकाएं ली हमने, बाह्य त्वचा की, वल्कुट की, एंडोडर्म की और परिरंभ की। इनकी एक एक कोशिकाएं हमने ली हैं। ये कोशिका भित्ति और अंतराकोशिकीय अवकाशों में से होकर जो जल है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचता है। तो ये क्रिया दोस्तों क्या कहलाती है आपकी? ये जो पथ है, क्रिया नहीं सॉरी, ये आपका जो पथ है वो क्या कहलाता है? एपोप्लास्ट पथ कहलाता है। एंडोडर्म में जाकर यहाँ पर जल रुक जाता है। केस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं। ये सुबेरिन के जमाव के कारण क्या होती हैं? जल के लिए अपारगम्य होती हैं। तो ये जो जल है ये सेल मेम्ब्रेन में से होकर, कोशिका झिल्ली में से होकर कहां पर चला जाता है? जाइलम में चला जाता है। कहां पर चला जाता है?
जाइलम में चला जाता। ये कोशिका जो झिल्ली होती है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। यहां से ये झिल्ली में से होकर पार करके जाता है जल, इसलिए इसे ट्रांस मेम्ब्रेन पथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन। क्योंकि ये कोशिका झिल्ली को पार करके कहां पर जा रहा है? जाइलम में जा रहा है, इसलिए इसे दोस्तों ट्रांस मेम्ब्रेन पथ के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोस्तों विसरण के द्वारा, किसके द्वारा? विसरण के द्वारा संपन्न होता है। विसरण हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, 5वें पार्ट में क्या होता है, खूब डिटेल हमने विसरण की करी थी। हाँ, तो दोस्तों इसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस पथ को दोस्तों क्या कहते हैं? निर्जीव पथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जीव पथ के नाम से भी इसे जानते हैं। किसको? एपोप्लास्ट पथ को निर्जीव पथ के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरा जो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इसमें सिम्प्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट पथ क्या होता है कि दो कोशिकाएं होती हैं, उनके मध्य क्या होता है दोस्तों, मान लो ये एक कोशिका है और ये दूसरी कोशिका है। इनके क्या होते हैं? इनके चारों ओर फैले होते हैं जीव द्रव्य तंतु फैले होते हैं। क्या फैले होते हैं? जीव द्रव्य तंतु फैले होते हैं, या जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दो कोशिकाएं, एक बाह्य त्वचा की और दूसरी किसकी? वलकुट की। यदि जो जल है वो इन जीव द्रव्य, ये क्या है? जीव द्रव्य, और यहाँ पर ये जीव द्रव्य के तंतु फैले हुए हैं, इन्हें दोस्तों यहाँ पर ये है जो ये आपका क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा है। क्या है ये? प्लाज्मोडेस्माटा। यदि जो जल है जीव द्रव्य में से होकर, प्लाज्मोडेस्माटा में से होकर दूसरी कोशिका तक जाता है, ये स्थान आपका क्या है? ये जीव द्रव्य तंतु फैले होते हैं और ये क्या है? कोशिका का एक क्या है? एक जीव द्रव्य। क्या है? जीव द्रव्य। और ये यहाँ पर आपका है, ये क्या है दोस्तों? प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या है? यहाँ पर क्या उपस्थित होती है? जीव द्रव्य तंतु फैले होते हैं, या जीव द्रव्य तंतुकों को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं। यदि जो जल है प्लाज्मोडेस्माटा में से होकर दूसरी कोशिकाओं में जाता है तो उसे दोस्तों कौन सा पथ कहते हैं? सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट। ध्यान देना, एपोप्लास्ट पथ में कोई भी अवरोध नहीं होता। सबसे ज्यादा जो अवरोध उत्पन्न होता है वो कौन से पथ में उत्पन्न होता है? सिम्प्लास्ट पथ में सबसे ज्यादा अवरोध होता है, रुकावट पैदा होती है जल के लिए। कौन से पथ में? सिम्प्लास्ट पथ में। अब ये दोस्तों वो विसरण के द्वारा संपन्न हो रहा था, और ये किसके द्वारा? परासरण के द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। हम परासरण भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि परासरण क्या होता है। परासरण एक बार आपको पुनः याद दिला देता हूं। परासरण क्या होता है कि जब जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन आपका क्या होता है दोस्तों? परासरण होता है। क्या होता है दोस्तों? परासरण होता है। तो आपको ये परासरण आपका हो गया है। हाँ, तो दोस्तों लास्ट जो है आपका रसधानीय पथ। रसधानीय पथ क्या होता है कि ऐसा पथ है जिसमें जो जल है वो रसधानियों में से होकर क्या करे? जाए, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जाए। तो इधर देखिए, जो रसधानी होती है इसकी जो झिल्ली होती है, ये रसधानी आप देख रहे हो, इसकी जो झिल्ली है वो टोनोप्लास्ट की है। बाहरी झिल्ली क्या है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? बाहरी जो परत है इसकी क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। यदि जो जल है इस झिल्ली में से होकर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाए तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? रसधानीय पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? रसधानीय पथ। यह भी दोस्तों विसरण के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा संपन्न होता है? विसरण के द्वारा संपन्न होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्या उपस्थित होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा जीव द्रव्य तंतु। तो यहाँ से ये घूमकर ये झिल्ली, कोशिका झिल्ली से पार होकर दूसरी कोशिका में यहाँ पर चला जाता है। फिर धीरे धीरे ऐसे करके ये दूसरी कोशिका आ गई, तो ये रसधानी आ गई। ये दूसरी कोशिका से होते हुए धीरे धीरे कहाँ पर पहुंच जाता है दोस्तों? जाइलम में पहुंच जाता है। कहाँ पर पहुंच जाता है? जाइलम में पहुंच जाता है। एक बार इसे दोबारा से समझ लीजिए पुनः। क्या होता है कि मृदा जल में से मूल रोम जल का अवशोषण करती है, और ये अवशोषण करके सबसे पहला एपोप्लास्ट जो पथ होता है
ये कैसे संपन्न होता है? एक जल है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो अंतरा कोशिकीय अवकाश और कोशिका झिल्ली के कोशिका भित्ति के मध्य से जल गुजरता है इसमें। तो ये यहाँ पर ये जल जाता है, यहाँ से होता हुआ यहाँ पर दोस्तों केस्पेरियन पट्टी क्या होती है? उपस्थित होती है, जो जल के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है। क्या होती है? जल के लिए अपारगम्य होती है। और ये जो जल है ये इस कोशिका झिल्ली में से होकर कहाँ चला जाता है दोस्तों? जाइलम तक चला जाता है। ये कोशिका झिल्ली में से होकर यहाँ पर जाता है, इसलिए इसे दोस्तों ट्रांसमेम्ब्रेन पथ भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका झिल्ली को पार करके जाता है। इसमें दोस्तों ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ये विसरण के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा संपन्न होता है? विसरण के द्वारा संपन्न होता है। इसमें कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे दोस्तों क्या कहते हैं? निर्जीव पथ कहते हैं। और दूसरा जो पथ पढ़ते हैं वो आपका क्या है? सिम्प्लास्ट पथ है। क्या है दोस्तों? सिम्प्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट पथ में क्या होता है कि एक कोशिका से जल दूसरी कोशिका में होकर ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, यहाँ पर उपस्थिति क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा है। ये और जीव द्रव्य होते हैं जो इनसे होकर, ये जीव द्रव्य और ये प्लाज्मा आपके डेस्मेटा, इनसे होकर जो जल है दूसरी कोशिकाओं में होता हुआ कहाँ तक चला जाता है? जाइलम तक चला जाता है। तो ऐसे पथ को क्या कहा जाता है? सिम्प्लास्ट पथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिम्प्लास्ट। और लास्ट है आपका रसदानीय पथ। इसमें जो जल है वो आपका रसदानियों से होता हुआ कहाँ पर चला जाता है? जाइलम में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है दोस्तों? जाइलम में। तो आपके तीनों पथ हो गए। कितने पथ हो गए दोस्तों? 3 पथ हो गए। और अब इसका जो वर्णन है वो हम अभी पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम इसका वर्णन पढ़ लेते हैं। तो देखिए इस वर्णन में पादपों में जल अवशोषण के पथ या मार्ग की हेडिंग है। और इसमें जो जल अवशोषण होता है मूल रोम करते अभी पढ़ा है, बाह्य त्वचा, वल्कुट, एंडोडर्मिस, एंडोडर्म, परिरम और जाइलम। ये इनके द्वारा ये जल अवशोषण का क्या होता है? क्रम होता है। 3 पथ होते हैं, अपलवक पथ, एपोप्लास्ट पथ, या इसे निर्जीव पथ भी कहते हैं। नंबर 2 संलवक पथ, सिम्प्लास्ट पथ, या इसे सजीव पथ भी कहते हैं। नंबर 3 रसदानी पथ। नंबर 1 पढ़ रहे हैं एपोप्लास्ट पथ। वो क्या है? वह पथ जिसमें जल अंतराकोशिकीय अवकाशों में से होकर दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है। अभी हमने पढ़ा था जल कहाँ से होकर जा रहा था? कोशिका भित्ति और अंतराकोशिकीय अवकाशों में से होकर जल जो था वो दूसरी कोशिका में क्या कर रहा था दोस्तों? प्रवेश कर रहा था। तो ऐसे पथ को क्या कहा जाता है? एपोप्लास्ट पथ। और हमने ये भी बताया था कि यह पथ विसरण के द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? निर्जीव पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जीव पथ कहते हैं। हाँ दोस्तों, दूसरा जो पथ पढ़ रहे हैं वो आपका है सिम्प्लास्ट पथ। क्या है? सिम्प्लास्ट पथ। देखिए सिम्प्लास्ट पथ क्या होता है कि वह पथ जिसमें जो जल है जीव द्रव्य तंतुओं या किसके द्वारा? हाँ तो दोस्तों दूसरा जो पथ पढ़ रहे हैं वो आपका है सिम्प्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट पथ में क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था, जिसमें जल है जो जीव द्रव्य तंतुओं या प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा दूसरी कोशिका में पहुंचता है। तो ऐसे पथ को क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट पथ। और यह किसके द्वारा? परासरण के द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे सजीव पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव पथ कहते हैं। और ये अधिकतम प्रतिरोध वाला क्या होता है? पथ होता है। सबसे ज्यादा इसमें प्रतिरोध यानी रुकावट उत्पन्न होती है। तीसरा जो पथ है रसदानीय पथ। ये क्या होता है कि जिसमें जल है जो रसदानियों में से होकर दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है। तो ऐसे पथ को क्या कहते हैं दोस्तों? रसदानीय पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? रसदानीय पथ। और यह भी परासरण के द्वारा दोस्तों संभव होता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल हम बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे और उस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से। धन्यवाद।